नमस्ते मित्रों, मैं जीवराज जाट अमृतवाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम जो भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमन टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं, जिसमें सीएटी 12th क्लास, सीएटी ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है। उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर अपन ने पूरा कर लिया था, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक अपना चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो चल रहा था उसका भी एक लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, उसके बारे में जानकारी अपन ने ली थी। दूसरा जो अपना पार्ट चलेगा उससे संबंधित जो पहला टॉपिक से समय जो अभी पहला लेसन डला था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उसका ही दूसरा लेसन जो आज हम लेकर आए। इस जो टॉपिक है उसको शुरू करें, लेसन को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। और मैं चर्चा ये करना चाहता हूं कि आप लोग अभी जो है 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल बनाकर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, पर अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप अति शीघ्र पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मित्रों समय बहुत जल्दी से निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है। पता ही नहीं चलता है कि कब जो बजट सत्र शुरू हो जाएगा फरवरी में, और बम्पर वैकेंसीज जो है बजट में आएगी, और उसके बाद वैकेंसीज आ भी जाएगी, सरकार एग्जाम भी करवा देगी। तो अभी से आपको सटीक रणनीति के साथ जो है आगे बढ़ना है। आप 5 से 6 घंटे की जो अगर रणनीति तैयार करते हो तो उसमें सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट है तो आप उनको 1-1 घंटा दे सकते हो। अगर आपके पास पढ़ने के लिए 5 ही घंटे हैं या 6 ही घंटे हैं और सब्जेक्ट जो है 5 या 6 से ज्यादा है, तो आप एक सब्जेक्ट को 50 मिनट या 55 मिनट दे सकते हो। परंतु ये मान के चलिएगा कि 5-6 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे जो भी आपने रणनीति के अनुसार फिक्स किए, उसमें आपको बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है सावन लग चुका है। अब आए दिन ये सिस्टम चलेगा कि आज गांव बाहर है या उसके मित्र का फोन आ गया, मित्र के पास जाना, नहीं। अपना जो पढ़ाई का जो आपने टाइम टेबल फिक्स किया है उसके साथ कोई समझौता नहीं। अगर आप उसके साथ समझौता नहीं करोगे, निरंतर एग्जाम तक आप इसी रफ्तार से पढ़ते चले गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो लगातार पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये बात क्लियर मान के चलिएगा आप लोग। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में। टॉपिक जो लेसन नंबर 2 अपना है, गोयल वंश, गुवादित्य वंश जो है वो अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने देखा किस प्रकार गोयल या गुवादित्य ने जो है उस साम्राज्य की 566 के आसपास जो है शुरुआत की। उसके बाद बप्पा रावल को अपन ने देखा, एक मान प्रतापी शासक जो है वो हुए थे। और इसके अंदर आगे अपन आ गए थे राणा हमीर में। अपन ने उस जो पिछला लेसन था उसके अंतिम समय में अपन ने 1303 का एक रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के जो युद्ध हुआ उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, सेकंड ग्रेड के हिसाब से रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन का जो रहा सल्तनत काल का संबंध मेवाड़ के साथ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आप उसको जो अगर आपने वो पहले वाला वीडियो अगर नहीं पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से उसको जाकर जरूर पढ़े। राजस्थान के राज प्रमुख का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक चीज अपन ने ये भी देखी थी कि 1303 में जब रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया था, तो मेवाड़ से रावल शाखा जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी रावल रतन सिंह के साथ ही। तो रावल शाखा 1303 तक चली। अच्छा, रानी पद्मिनी ने जो जोर किया था, तो इससे आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखना कि जब अपन आगे मेले के जो कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे उस समय बात करेंगे, राजस्थान में उसी रानी पद्मिनी की याद में चित्तौड़ में आज भी जोहर मेला लगता है, ये आप याद रखिएगा। अब चलते अपन टॉपिक की तरफ।
राणा हमीर 1326 से 1364। राणा हमीर को जानने से पहले एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। अपन ने ये देखा है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र, बताओ नाम, किसको सौंप दिया था? याद आया? खिजर खां को सौंप दिया था। और इसके साथ ही चित्तौड़ का नाम भी परिवर्तन कर दिया था उसने। बताओ क्या नाम रखा था? खिजराबाद। क्या नाम रखा था? खिजराबाद। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी वापस भारत से जा रहा था तो उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो देख रेख के लिए जो है प्रशासक जो है वो सोनगरा चौहानों को दे दिया था। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सोनगरा चौहान ये जो शाखा है ये जालोर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? जालोर से। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का जो है प्रशासक नियुक्त किया और उसके बाद नाम खिजराबाद रख दिया। और जब जो खिजर खां थे वो जब जा रहे थे तो उन्होंने प्रशासक चित्तौड़ के नियुक्त कर दिए जालोर के सोनगरा चौहानों को। इसके साथ ही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एक ठिकाना था सिसोदा ठिकाना, और उस सिसोदा ठिकाने में राणा लक्ष्मण सिंह जो उस ठिकाने के थे वो रावल रतन सिंह के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। उनका एक पुत्र था अरी सिंह और अरी सिंह जी के पुत्र थे राणा हमीर। राणा हमीर के उसी समय 1303 में ये हो गई थी कि एन केन प्रकारेण मुझे चित्तौड़ प्राप्त करना है। ये राणा हमीर जो है ये भी चित्तौड़, प्राचीन समय में आपको पता है कि ज्येष्ठ पुत्र को जो है शासन सौंपा जाता था, शासक बनाया जाता था। तो ज्येष्ठ पुत्र की जो परंपरा थी उससे रावल रतन सिंह तो चित्तौड़ के शासक बन गए, लेकिन उससे पहले गोयल वंश में से ये लोग जो है सिसोदा ठिकाने में जाके जागीरदारी कर रहे थे। तो वहां से जब अरी सिंह जी का पुत्र राणा हमीर, जिसको पता था कि मुझे अब हर हाल में चित्तौड़ वापस कैसे प्राप्त करना है, वो आगे देखिएगा। उससे पहले राणा हमीर से पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपके। बप्पा रावल के एक वंशज हुए थे अलहट। गांठ मान लीजिएगा अलहट के, क्योंकि अलहट जो थे, अलहट के गांठ मान लीजिएगा। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया, और क्या पूछा गया कि अलहट ने एक तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और एक आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी बनाई किसको? आड़ को। ध्यान रखना। अब ये बताओ मुझे जरा कि आड़ को अगर अलहट ने दूसरी राजधानी बनाई तो उस समय गोयल वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? याद करिएगा, अरे सोचिएगा। नागदा थी। कौन सी थी? नागदा। जिसको राजधानी किसने बनाया था? उसको राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने उसको बनाया था राजधानी नागदा को। और जब अलर्ट आया तो अलर्ट ने दो कार्य किए बप्पा रावल के बाद। एक तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस प्रकार आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछते कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के कौन से शासक ने हूणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो आपको तुरंत दिमाग में आना जाना चाहिए कि अलर्ट ने हूणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और हूण राजकुमारी थी हरिया देवी,
जो हरिया देवी से उन्होंने विवाह किया। इसके साथ ही नागदा तो राजधानी थी, लेकिन नागदा के साथ उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को भी बनाया। तो यहां से अलट से दो प्रश्न निकलेंगे आपके। एक निकलेगा मेवाड़ के कौन से शासक ने हूणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो अलट। और एक आहड़ को किसने अपनी राजधानी बनाया, तो भी अलट। नागदा तो थी लेकिन ये दूसरी राजधानी थी। इसके अलावा अब आ जाइए आप कहां, इसी जगह वापस देखिएगा। अब आपके दिमाग में चल रही होगी आहड़ कहां पड़ा। अरे बताइए जरा, आहड़ को कहां पढ़ा अपन ने। अरे पढ़ के आए अपने सीएटी 12th और 10 ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब में एक टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और उन सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण सभ्यता है आहड़ सभ्यता, जो पढ़ चुके हैं। जरा याद आया? अब तो याद आया होगा, तो बता दीजिए जरा। आहड़ कौन से जिले में? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च। पता किसने लगाया, जरा बताइए? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब लगाया? 1953। अरे यार, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें। 1953। साथी कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। कब? 54-55। और एचडी सांकलिया कब? 1961-62। अब तो आपको पूरी याद आ गई। हाँ सर, हमें याद आ गई। आहड़ सभ्यता के बारे में आपने जो पढ़ाया वो पूरा याद आ गया। आहड़ सभ्यता जो है अपन पीछे पढ़ के आए हैं, और उसी आहड़ को अलट ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। पहले से ही जो है गुहिलों की राजधानी नागदा थी। ध्यान रखिएगा, नागदा पहली नंबर की राजधानी थी, दूसरी आहड़ को अलट ने बनाई। आहड़ के बारे में और अगर मैं बताऊं तो आपको पता है आहड़ में ताम्रयुगीन सभ्यता थी ये। इसके अलावा वहां जो है कृष्ण लोहित मृद भांड मिले थे। इसके अलावा वहां अनाज रखने के मोटे मोटे भांड मिले थे, गोरे व कोट। इसके अलावा आपको पता है आहड़ में जो है वो पत्थरों का भी प्रयोग हुआ था, कच्ची ईंटें प्लस पत्थरों का प्रयोग हुआ था। इसके अलावा आहड़ में मैं आपको और बताऊं, बताओ आपको क्या याद आ रहा? आहड़वासी अपने शवों को गहनों और आभूषणों सहित जो है वो दफनाते थे। भाई याद करिए इन चीजों को। ये चीजें आप जितना याद करोगे, जितना कंठस्थ करोगे, आपके पेपर में उतना ही आसानी से आप पेपर को हल कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अलट बप्पा रावल के बाद आता है। यहाँ हमीर में अपन ने ले लिया इसको क्योंकि छूट गई थी लाइन, तो हमीर में लिया। लेकिन अलट बप्पा रावल के बाद आते हैं। हरिया देवी से विवाह करते जो हूण राजकुमारी थी, और आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाते थे। नागदा पहले से ही राजधानी थी जो बप्पा रावल ने बनाई थी। 734, भूलिएगा नहीं, 734 नागदा बप्पा रावल। अब आगे आइएगा आप। जेत्र सिंह ने गुहिल वंश की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी। ये चीज अपन ने देखी है। अब बताओ कब देखी है? आपको याद भी होगा, थोड़ा बहुत याद है तो बताइए आप। नागदा से चित्तौड़ तब इन्होंने स्थानांतरित कब की? जब इन्होंने परमारों से चित्तौड़ छीना। परमारों की पहले परमारों का अधिकार था चित्तौड़ पे, तो जेत्र सिंह ने परमारों से छीन लिया चित्तौड़ को, और उसने नागदा से अपनी राजधानी चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। देखिएगा 303 में ये बात अपन बात कर ही चुके हैं इसके बारे में अपन, कि 303 में ही ये रावल साका रावल रतन सिंह के साथ ही
समाप्त हो गई थी। याद रखना, बप्पा रावल के समय से ये उपाधि चल रही थी, रावल और बप्पा की उपाधि। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था, उपाधि थी रावल व बप्पा। और ये रावल उपाधि कब खत्म हो रही है? 1303 में खत्म हो रही है। किसके साथ? रतन सिंह के युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के साथ ही रावल शाखा समाप्त हो गई मेवाड़ से। खिलजी ने खिजरखा के बाद चित्तौड़ दुर्ग जालोर के सोनगरा चौहानों को दे दिया था। ये बात अभी अपन ने पढ़ ली, फिर से याद कर लीजिएगा। सोनगरा चौहानों का संबंध, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चौहान जो थे तो उनसे पूछ सकते हैं कि सोनगरा चौहानों का जो राजवंश था वो कहाँ स्थापित था? तो वो जालोर में था। और यही जालोर के, आपको थोड़ा सा तो याद है, आगे और आ जाएगा। देखो मैंने पहले भी बोला, पहले वाले वीडियो में 1301 अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर आया, 1303 अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आया। जीत भी लिया, बिल्कुल जीत लिया, और अपना जो है पुत्र को दे दिया चित्तौड़, नाम रख दिया खिजराबाद। 1308 चला गया सिवाना बाड़मेर, और 1311 में चला गया वो जालोर सोनगरा चौहानों के पास। और ये चारों ही जगह उन्होंने जीत हासिल की थी युद्धों में। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जब 1311 के बाद जब उन्होंने जालोर जीत लिया था और जब वापस जा रहा था, तो तब उन्होंने जालोर के सोनगरा चौहानों को चित्तौड़ भी सौंप गया था, भाई चित्तौड़ की देखरेख भी तुम करोगे। और उसी दिन राणा हमीर के जो है मन में ये बात आ चुकी थी कि अब मेरे दादा श्री लक्ष्मण सिंह जी का और रावल रतन सिंह जी की बदला में लूंगा और चित्तौड़ में हासिल करके रहूंगा। तब आगे बढ़िएगा, जालोर के सोनगरा चौहानों को दे दिया था। 1326 में सिसोदा ठिकाना, याद रखिएगा, और ठिकाने का जागीरदार कौन था? राणा हमीर था। उसने सोनगरा चौहानों को मार भगाया चित्तौड़ से और मेवाड़ छीनकर नया राजवंश स्थापित किया, सिसोदिया राजवंश, जो अभी तक भी चल रहा है। सिसोदिया राजवंश, राजवंश वही है गुइल राजवंश। सिसोदिया नाम क्यों हुआ? क्योंकि ये सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था राणा हमीर। यहां तक की कहानी आपके समझ में आ जानी चाहिए। पहले रावल शाखा चल रही थी, लेकिन 1303 में जो घटना हुई जिसमें पद्मिनी को जोर करना पड़ा, वो मेवाड़ का प्रथम जोर था। रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा बादल जैसे साहसी सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए, सिसोदा ठिकाना के लक्ष्मण सिंह जी भी जो है वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो उस समय मेवाड़ डगमगा गया, रावल शाखा समाप्त हो गई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जाते समय जो मेवाड़ है, चित्तौड़ है, वो सोनगरा चौहानों को दे दिया, और उसी समय राणा हमीर को मौका मिल गया। तो राणा हमीर ने 1326 में कितने साल? 23 साल, यानी 1303 से 1326 तक, यानी इन 23 साल में अलाउद्दीन खिलजी सहित सोनगरा चौहानों का साम्राज्य रहा चित्तौड़ पर। लेकिन 1326 में सिसोदा ठिकाने के जो राणा हमीर थे, उन्होंने इन सोनगरा चौहानों को मार भगाया मेवाड़ से और सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर दी। राणा हमीर के बारे में देखिएगा। राणा हमीर राणा अरी सिंह के पुत्र और लक्ष्मण सिंह जी के पौत्र थे। लक्ष्मण सिंह जी जो रावल रतन सिंह के साथ लड़ाई में थे चित्तौड़ युद्ध में 1303 में, तब मेवाड़ का प्रथम जोर हुआ था। राणा हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी। गांठ बांध लीजिएगा, यहां तो आप गांठ बांध लीजिएगा कि
राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब उद्धारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ जीत लिया था, चित्तौड़ जीत लिया था, तो बाकी राजवंशों को ऐसा लगा कि शायद अब गोयल साम्राज्य मेवाड़ में वापस स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन उस बिल्कुल विकट परिस्थितियों में से जब खिजर खां रहा, खिजर खां के जाने के बाद उन्होंने पूरे मेवाड़ को ही इन्होंने सोनग्रा चौहानों को सौंप दिया, जालौर वालों को। तब ऐसा लग रहा था कि सोनग्रा चौहान अब मेवाड़ को दोबारा कभी भी हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन इस सबके पीछे राणा हमीर एक चतुराई के साथ एक रणनीति तैयार कर रहे थे मेवाड़ वापस हासिल करने के लिए, चित्तौड़ हासिल करने के लिए। और उन्होंने 1326 में सोनग्रा चौहानों को मार भगाया और चित्तौड़ को अपने अधीन ले लिया और एक नया साम्राज्य गुइल वंश का ही भाग, लेकिन नाम बदल दिया गया क्योंकि सिसोदा ठिकाने क्या होने के कारण है। नाम क्या रख दिया गया? अब सिसोदिया राजवंश। और उन्होंने सिसोदिया राजवंश जो राणा हमीर जो है उन्होंने मेवाड़ को पुनः स्थापित किया। इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अच्छी तरीके से याद करना, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर। राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कहा गया। यहां भी गांठ बांध लीजिएगा, मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया? तो वो कहा गया राणा हमीर को। अच्छा, विषम घाटी पंचानन जो कहा गया वो क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय मेवाड़ की स्थिति बिल्कुल विकट थी और विकट परिस्थितियों में से उन्होंने मेवाड़ को पुनर्स्थापित किया। विकट परिस्थितियों में एक सिंह के समान डटे रहे राणा हमीर। इसलिए राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। यहां इसके गांठ बांध लेना आप लोग, आपको दिमाग और भगवान से जिन जिन चीजों को, जिन जिन लाइनों को आप अच्छे से याद करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान जो मुझे अच्छे से याद है वो छपवा दो पेपर में, और ये छप जाएगा। विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया? राणा हमीर को। अगर प्रश्न को थोड़ा सा पलटी दे दिया गया और पलटी देकर ये पूछ ले कि मेवाड़ की 1303 से लेकर 1326 के बीच मेवाड़ की विकट परिस्थितियों में जो है मेवाड़ को पुनर्स्थापित करने के लिए सिंह के समान कौन डटा? तो भी राणा हमीर। और आपको उसी कारण से उसको विषम घाटी पंचानन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अगली लाइन में देखिएगा। देखिएगा, राणा हमीर ने सिंगोली, ये सिंगोली बांसवाड़ा में है भाई, याद रखना, का युद्ध 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। युद्धों से याद आना चाहिए आप लोगों को बार बार। आपसे फिर से बता रहा हूं मैं, अगर रावल रतन सिंह की बात करें तो खिलजी वंश के समकालीन था। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई हुई, चित्तौड़ युद्ध 1303 में लड़ा गया। उससे पहले जेतर सिंह की बात करूं तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, जरा बताओ देखे क्या याद आया? जेतर सिंह गुलाम वंश का समकालीन, कुछ याद आया? आया सर, 1227 में भूताला का युद्ध आया सर याद। इल्तुतमिश को हरा के भगा दिया था इसने, जेतर सिंह ने। तो जेतर सिंह ने भूताला का युद्ध कब लड़ा? 1227 में। तो जेतर सिंह तो किसके समकालीन हुआ सर? गुलाम वंश के समकालीन हुआ, क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। और रावल रतन सिंह किसके समकालीन हुआ सर? खिलजी वंश के समकालीन हुआ। और राणा हमीर किसके समकालीन था? राणा हमीर तुगलक वंश के समकालीन था सर। तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और वो 1336 में लड़ने आया राणा हमीर से।
और राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में हरा दिया तुगलक को। याद रखना, सिंगोली की जगह बांसवाड़ा भी पूछा जा सकता। बांसवाड़ा का युद्ध, चौंकिएगा नहीं। अगर पेपर में प्रश्न देखकर अगर आप चौंकते हो तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपका सिलेबस पर पूरा फोकस नहीं है। अगर सिलेबस पर फोकस है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चौंकते नहीं है, खुश होते हैं कि आ गया सिंगोली। बस मुझे यही चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर हरा रहा है सिंगोली के युद्ध में, और इस प्रकार के युद्ध जीतने के कारण ही तो राणा हमीर विषम घाटी पंचानन बना। ऐसे थोड़ी बन गया, उद्धारक ऐसे थोड़ी था मेवाड़ का। आगे चलिएगा, राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़, हाँ आपको याद रखना, अगर सब लोग, बप्पा रावल ऐसे नहीं, बप्पा रावल ने भी विदेशियों को खदेड़ा था सबसे पहले सिंध तक, इसलिए उसको क्या कहा गया था? चार्ल्स मार्टेल। क्या कहा गया था बप्पा रावल को? चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल कौन था जरा बताओ? चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति था जिन्होंने वहां मुसलमान जो आक्रांता थे उनको यूरोप से बाहर भगाया था, और यहां बप्पा रावल ने भगाया, इसलिए बप्पा रावल को क्या कहा गया था? चार्ल्स मार्टेल। आगे आइएगा, राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। याद रखना, राणा हमीर चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया था। 1336 में सिंगोली का युद्ध लड़ा था, जिसे बांसवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। आगे आ जाइएगा, राणा हमीर का पुत्र सत्तर सिंह हुआ, जो राणा खेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये तो सामान्य सी बात है, क्योंकि ये जो से जो होता है ये तत्सम शब्द था, इसका आगे जाके हिंदी में तद्भव खई बनता था, तो उसको खेता कहते थे। सत्तर सिंह उसका नाम था, वो राणा हमीर का पुत्र था। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि मेवाड़ साम्राज्य में जो सिसोदिया राजवंश या महाराणा उपाधि परंपरा कब से चली? तो 1326 से। उससे पहले कौन सी उपाधि चलती थी? रावल की चलती थी। कौन सी चलती थी? रावल की चलती थी। और 1326 के बाद या तो आप राणा कहिएगा या महाराणा कहिएगा, और नाम वंश का जो सिसोदिया राजवंश हो गया था। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राणा खेता सत्तर सिंह जो था, उसके फिर राणा लाखा या लक्ष्य सिंह जी जन्म लेते हैं, और उनका जो समय था राज का वो 1382 से 1321 तक का शासन काल था लाखा का, लक्ष्य सिंह का। राणा खेता जो था सत्तर सिंह, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं था मेवाड़ में, वो राणा हमीर के पुत्र थे, इसलिए अपन ने नॉर्मली उसको ये जान लिया कि राणा हमीर के जो पुत्र थे वो सत्तर सिंह या खेता थे, और खेता के पुत्र जो फिर आ रहे हैं वो आ रहे हैं राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना आपको। मारवाड़ के रणमल, बात मेवाड़ के बीच अब मारवाड़ की एंट्री हो रही है। तेरह सौ बयासी से 1421, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, 1382 से 1421 तक। अब देखिए मेवाड़ में मारवाड़ की एंट्री कैसे हुई ये याद रखना। महाराणा के मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के विवाह का नारियल राणा लाका के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए आया। एक इंपॉर्टेंट कहानी सुन लीजिएगा। पहले राजा महाराजाओं के नारियल आने का मतलब विवाह प्रस्ताव था। मारवाड़ में जो रणमल था
उसकी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह के लिए उन्होंने मेवाड़ में राणा जो अपना लाखा है, जिसको लाखा के नाम से जानते लक्ष्य सिंह को, उसका एक पुत्र तक कुंवर चुंडा, उसके लिए मारवाड़ से नारियल भेजा गया। जब नारियल दरबार में आया, मेवाड़ में राज दरबार लगा हुआ था, राणा लक्ष्य सिंह लाखा बैठे हुए थे सिंहासन पे, और जब चर्चा चली तो कोई ऐसा जो थोड़ा कम विवेकशील जो दरबारी था, उसने आनंद फानन में ये बात कह दी कि महाराज मारवाड़ से नारियल आया है। तो हंस गए राणा लाखा, लक्ष्य सिंह हंसे और हंसकर बोले कि दरबार में जो भी सामंत था कि सामंत, इस उम्र में राणा लाखा के लिए कौन नारियल लाएगा, जबकि नारियल उनके पुत्र कुंवर चुंडा के लिए आया था। इस बात को लेकर जो नारियल लेकर आया था, जब उसके कानों में ये बात पड़ी कि राणा लाखा ये बात करे कि मैं वयोवृद्ध राजा हूं, मेरे इस उम्र में नारियल कौन लेके आएगा, तो उन्होंने कहा कि महाराज रखिए आप एक शर्त, नारियल जो है आपको जला दिया जाएगा। तो महाराज और हंसने लगे, उन्होंने बोला भाई अब इस उम्र में क्या शर्तें रखवाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप प्रतिज्ञा कीजिएगा, शर्त रखिएगा कि रणमल की जो भैंस है हंसाबाई, अगर उसके कोई पुत्र उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो अगर आप उनको मेवाड़ का महाराणा बनाने का वचन देते हो तो ये नारियल आपको। जब ये बात कुंवर चुंडा तक गई, कुंवर चुंडा को किसी दरबारी ने जाके बताया कि कुंवर साहब मारवाड़ से आपके लिए नारियल आया है, हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव आया आपके लिए, लेकिन इस प्रकार की बातें दरबार में चल रही है, महाराज के लिए ऑफर किया जा रहा है इस शर्त पे। तो उन्होंने उसी दिन से जो है उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा को रखने के लिए, जो कुंवर चुंडा उसने जीवन भर मेवाड़ का कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनने की प्रतिज्ञा कर डाली। और परिस्थितियां ऐसी बनी कि महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा ने वो शर्त मान ली और एक नवयुवती राजकुमारी हंसाबाई का विवाह वयोवृद्ध राजा लाखा के साथ संपन्न हो गया। आगे देखिएगा, परिस्थिति वश देखिएगा, जो मैंने कहानी बताई आपको वो सारी कहानी एक ही शब्द में है, या परिस्थिति वश विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया, जबकि होना किसके साथ था, वो कुंवर चुंडा के साथ होना था, लेकिन हुआ किसके साथ, विवाह लाखा के साथ हो गया। कुंवर चुंडा ने आजीवन मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनने की प्रतिज्ञा की कि कोई बात नहीं, जो अगर यही शर्त मेरे पिताजी लाखा ने अगर ये शर्त दे दी कि हंसाबाई से जो पुत्र जन्म लेगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा और न उत्तराधिकार का दावा करूंगा। और इस प्रतिज्ञा के कारण आगे देखिए, प्रतिज्ञा की तो हंसाबाई से होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, ये भी शर्त तय की गई। और इसी शर्त पे विवाह हुआ था हंसाबाई का। हंसाबाई का फिर याद रखना, हंसाबाई का नारियल किसके लिए आया था, लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि राणा लक्ष्य सिंह लाखा का हंसना, मारवाड़ की ओर से यह शर्त रख देना कि हम हंसाबाई का विवाह आपके साथ भी कर सकते हैं, बेशर्त की जो पुत्र जन्म लेगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। राणा लाखा ने वो शर्त मान ली। कुंवर चुंडा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिताजी की खुशी के लिए मेवाड़ का कभी उत्तराधिकारी नहीं बनने की प्रतिज्ञा कर डाली और अपने पिताजी को खुश देखना चाहता था। उसको कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से कि हंसाबाई का विवाह उसके लिए उसके साथ होना था, और वो किसके साथ गया, उनके पिताजी के साथ, लाखा के साथ हो गया। शर्त तय कर दी गई।
इस प्रतिज्ञा के कारण कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीषम पितामह कहा गया। ये भी गांठ बांधने की लाइन है। अब गांठ बांधने की लाइन है, इतनी कहानी सुनाने के बाद आपको याद तो हो गई ये चीज, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहां एक ऑप्शन आपको मिस्टेक करेगा। वो क्या करेगा? आपसे पूछा जाएगा कि मेवाड़ का भीषम पितामह किसे कहा जाता है। अब आपने पढ़ा है कुंवर चुंडा, एक ऑप्शन तो ये आएगा ही सही है, जो दूसरा ऑप्शन आएगा राव चुंडा। अब इसको काटना आपको, क्योंकि राव चुंडा मेवाड़ का नहीं था, ये तो मारवाड़ का शासक था, लेकिन नाम सेम है, इसलिए ये ऑप्शन हमेशा मिलता है। इसको काट देना कि नहीं भाई, राव चुंडा नहीं था भीषम पिता में, कुंवर चुंडा था जो लाका का पुत्र था। राव चुंडा तो मारवाड़ का था, तो मारवाड़ का इस प्रतिज्ञा से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इस पूरे मामले में मारवाड़ का ही हाथ था, क्योंकि मारवाड़ की थे रणमल, और रणमल की बहन थी हंसाबाई, और हंसाबाई का नारियल ही आया था मेवाड़। किसके लिए? कुंवर चुंडा के लिए। लेकिन स्थितियां बदल गई, विवाह किसके साथ हो गया? वो लाका के साथ हो गया। और शर्त क्या रखी कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जन्म लेगा, वही मेवाड़ का शासक बनेगा। और जब ये बात कुंवर चुंडा के पास गई तो कुंवर चुंडा ने क्या सोचा? कुंवर चुंडा ने सोचा कि मुझे तो इस स्थिति में अपने पिता की खुशी से ज्यादा मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं या मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ में उत्तराधिकार के लिए अपना दावा नहीं रखेंगे, उत्तराधिकारी की होड़ में नहीं रहेंगे। और इतनी बड़ी शर्त रखने के कारण कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीषम पितामह कहा गया। ये गांठ बांधने का प्रश्न है भाई, फिर मत कह देना प्रश्न आने के बाद कि हाँ सर बताया तो था, हमने हल्के में ले लिया। हल्के में किसी भी लाइन को नहीं लेना है। भीषम पितामह कुंवर चुंडा, और भीषम पितामह क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा भी महाभारत वाले भीषम पितामह की तरह की थी, मेवाड़ का कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनना। आगे चलिए। राणा लाका के समय जावर से सीसा जस्ता व चांदी अत्यधिक मात्रा में निकलने लगी। जावर कुछ याद आया? हाँ सर, बिल्कुल आया सर। जावर में सीसा जस्ता की खान है सर। राजस्थान, हालांकि अपन जो खनिज का टॉपिक लेके आएंगे उसमें सारी चीजों विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन जब खनिज का टॉपिक आएगा उससे पहले अगर आप जावर को जान चुके होंगे तो वहां जावर को आप अच्छे से पहचान जाओगे। तो जावर खान कहाँ है? उदयपुर में, अभी स्लूमर में हो गई वो, उदयपुर जिले में। तो इसके साथ आपको ये भी पता है कि हाँ सर मुझे एक बात और पता है, हमें क्या, कि जावर खान से निकलने वाला सीसा जस्ता जो है उसको शोधन करने का एक भारत सरकार का उपक्रम देबारी में लगा हुआ है सर। तो फिर क्या रामपुरा आगुचा में सीसा जस्ता नहीं निकलता है? निकलता है सर, रामपुरा आगुचा में भी सीसा जस्ता निकलता है। और उसका शोधन करने के लिए एक निजी क्षेत्र का सीसा जस्ता शोधन संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है सर। बताइए, जब निजी क्षेत्र का है तो बताओ किसका लगा हुआ, कौन से ग्रुप का है? हाँ सर बता दीजिए। हाँ सर याद आया, वेदांता समूह का है सर। और वेदांता समूह का है वो, और वही सीसा जस्ता संयंत्र चंदेरिया कपासन में डीएपी की फैक्ट्री भी लगा रखी है सर। हमें अच्छे से याद है क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। एक अभी एसआई में आया, बिल्कुल एसआई में बिल्कुल साफ सुथरा प्रश्न था, निम्न में से कौन सा उद्योग निम्नलिखित जिले से संबंधित नहीं है? तो डीएपी का कारखाना कहाँ है? कपासन में। तो सुनिएगा, 5 भारत सरकार के उपक्रम, 5 याद आ रहे हैं। कहाँ? कोटा, जयपुर, खेतड़ी, कॉपर लिमिटेड। क्या निकाला जाता? तांबा। इसके अलावा सर सामर साल्ट जयपुर, नमक शोधन का,
बिल्कुल सर, 4 हो गए। 5वां देबारी। चलो अपन जावर पे आते हैं। तो जावर से जो है सीसा, जस्ता व चांदी कब? राणा लाका के समय। और इसलिए राणा लाका ने मेवाड़ में बहुत अधिक विकास कार्य करवाए। आगे चलिएगा। सुनिएगा। और उसी समय देखो, राणा लाका की 2-3 बातें अच्छे से याद रखना। एक तो उसका विवाह का जो पूरा मैटर मैंने कहानी के रूप में आपको समझा दिया, वो आप अच्छे से याद रखिएगा। उससे जुड़ा हुआ है कुंवर चुंडा का विषम पिता में कहना। विषम तो कुंवर चुंडा किनके पुत्र थे? राणा लाखा के थे। लेकिन राणा लाखा को वयोवृद्ध अवस्था में एक और विवाह करना पड़ा मारवाड़ की हंसाबाई के साथ। इस कारण कुंवर चुंडा जो है उत्तराधिकारी नहीं बने, प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए उनको विषम पिता में कहा गया। किसका? मेवाड़ का। अब मारवाड़ मत कर देना मेवाड़ की जगह, और कुंवर चुंडा की जगह राव चुंडा मत कर देना, सारा गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ मामला। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ ले, जावर खान में सीसा, जस्ता, चांदी किसके समय निकली या किसके समय अत्यधिक निकलने लग गई? राणा लाखा पर ही रहना है, उसके आगे पीछे नहीं जाना। अब आगे आइएगा। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। उदयपुर में सिटी पैलेस के बिल्कुल नजदीक पिछोला झील है भाई। और उस पिछोला झील का निर्माण भी कब हुआ? राणा लाखा के समय। आपसे पूछ लेगा कि 2 तरीके से पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, तो एक बंजारे ने। अब उस बंजारे ने कब करवाया? तो राणा लाखा के समय। और राणा लाखा के समय न पूछ कर ये पूछ ले कि पिछोला झील का निर्माण लगभग किस शासन काल में रहा है? तो 1382 से 1421 के मध्य ही रहा है। तभी राणा लाखा का शासन था, और तभी पिछोला झील का क्या हुआ? निर्माण। किसने करवाया? एक बंजारे ने करवाया। पहले आपको पता होगा बंजारे व्यापार करते थे, और बंजारे व्यापार करते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, व्यापार करते थे। तो एक बंजारे ने वहां पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। आगे चलिएगा। पिछोला झील के किनारे, पिछोला, अगर आप पिछोला गए हो तो, नहीं गए हो तो आप सर्विस लगने के बाद बहुत मौका मिलेगा आपको घूमने का। जहां मर्जी आए आप, राजस्थान, भारत, विदेश घूमिएगा। लेकिन 2, 2.5, 3 साल आप अपने जीवन के लिए दे दीजिएगा। बाकी पिछोला, सिटी पैलेस, माउंट आबू, दुनिया भर की जगह घूमना आपको। पिछोला झील के किनारे बीजारी नामक स्थान है, बीजारी नामक स्थान। वहां नटनी का चबूतरा बना हुआ है। गलकी नटनी, गलकी नटनी की स्मृति में। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिएगा। नटनी क्या करती है? नटनियां क्या होती है? खेल दिखाते हैं। रस्सी पे चलना, रस्सी पे चलते हैं ना, अभी छोटे बच्चे देखा होगा आपने, रस्सी पर इधर से इधर चलते चलते निकल जाते हैं। तो जो नटनी थी वो भी गलकी नटनी नाम की, वो भी वहां राणा लाखा के वहां खेल दिखा रही थी। तो जब वो राणा लाखा के खेल दिखा रही थी तो राणा लाखा ने कहा कि मैं नटनी जब तुझे तब मानूं जब तू पिछोला झील के एक तरफ से रस्सी पर दूसरी तरफ चली जाए, और अगर गलकी तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे आधा मारवाड़ का साम्राज्य दे दूंगा। आधा मारवाड़, सॉरी आधा मेवाड़, मारवाड़ नहीं, आधा मेवाड़। राणा लखा ने कहा गलकी को कि अगर तू पिछोला झील के इस तरफ से उस तरफ रस्सी पे चल के निकल जाएगी तो तुझे आधा मेवाड़ दे दिया जाएगा। जबकि गलकी तो नटनी थी, तो इस मामले में वो ट्रेंड थी, उसका रोज का काम था खेल दिखाने का। रस्सियां बांध दी गई, गलकी को आदेश हो गया
गलकी चलना शुरू कर दी और वो आधी पिछोला झील पार कर चुकी थी और तब दरबारियों को लगा कि ये आधा मेवाड़ ले लेगी, ये निश्चित रूप से पूरी करेगी अपनी शर्तें, तो उन्होंने रस्सी काट दी और रस्सी काटने के कारण गलकी नटनी पिछोला झील में गिर गई और डूबकर उसकी मौत हो गई। तो राणा लाका पे अपना वचन भंग करने का आरोप लगा और इसी गलकी नटनी की याद में फिर पिछोला की जो बिजारी नामक स्थान है, जो पहाड़ है पिछोला की, वहां नटनी का चबूतरा बनाया गया, जो गलकी नटनी की स्मृति में राणा लाका के वचन भंग का प्रतीक है। याद रखना, ऐसा तो कई बार पूछा गया कि नटनी का चबूतरा कहाँ है, पिछोला पिछोला पिछोला। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले, अब ये पूछ ले कि नटनी का चबूतरा किस कारण से प्रसिद्ध है, तो आप याद रखना, एक तो वो गलकी नटनी की स्मृति में है और एक लाका के वचन भंग का प्रतीक है। वचन भंग कर दिया उन्होंने, मेवाड़ आधा मेवाड़ देना था, लेकिन उन्होंने तो रस्सी काट दी, वो डूब के मर गई। आगे चलिएगा। राणा लाका कुंवर चूंडा की प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर चूंडा को मोकल का रक्षक नियुक्त किया। आ जाइए मुख्य पॉइंट पे। विवाह हो चुका था, कुंवर चूंडा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं मेवाड़ का कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। इस कारण से हंसाबाई और राणा लाका के फिर एक पुत्र जन्म लेता है, मोकल, और राणा लाका को अपनी शर्त के मुताबिक मोकल को ही मेवाड़ का सम्राट बनाना जरूरी था। तो राणा जो वो लेट पुत्र हुआ था, कुंवर चूंडा पहले ही बड़ा था, शादी योग्य तो उस समय था, तो हंसाबाई के पुत्र लेट हुआ। तो इस बात से प्रतिज्ञा जो की ना कुंवर चूंडा ने उत्तराधिकारी नहीं बनने की, इससे राणा लाका बहुत प्रसन्न हुए। वो समझ गए कि भाई चलो ये बीमारी तो नहीं रहेगी, अपने उत्तराधिकारी की लड़ाई तो नहीं होगी, क्योंकि कुंवर चूंडा मान गए हैं। इस बात से खुश होकर उन्होंने क्या किया, वो जो मोकल जो उनका हंसाबाई और राणा लाका का जो मारवाड़ की जो हंसाबाई थी, उससे जो फिर मोकल नामक एक जो पुत्र जो जन्म लिया, उसका रक्षक भी उसी को कुंवर चूंडा को बना दिया, खुश होके कि तू इसकी देखरेख करेगा। और तब तक मोकल राजपाट संभालने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक राजपाट के कई कार्य भी राव कुंवर चूंडा तुझे ही करने होंगे। तो इसलिए मोकल को नियुक्त कर दिया और समस्त मेवाड़ के पट्टों परवानों पर चूंडा के भाले का निशान अंकित रहेगा, ऐसी घोषणा की गई। ध्यान रखना, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ राज्य में उनके पट्टों परवानों पर किसके भाले के निशान होते हैं, क्या मेवाड़ साम्राज्य के, या सिसोदिया साम्राज्य के, या राणा प्रताप के? नहीं, कुंवर चूंडा के और उनके वंशजों के भाले के निशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना त्याग किया था मोकल, हंसाबाई और राणा लाका के लिए। इसलिए राणा लाका ने प्रसन्न होकर उनको दो भूमिका दी थी, एक तो मोकल का रक्षक नियुक्त किया और एक ये कहा था कि कुंवर चूंडा जब तक सिसोदिया वंश चलेगा, सिसोदिया वंश में राजकारियों से जितने भी पट्टे जारी होंगे, परवाने जारी होंगे, उसके ऊपर राज चिन्ह के रूप में, राज चिन्ह के रूप में सिसोदिया वंश का नहीं, कुंवर चूंडा के भाले का निशान रहेगा। और यही एक उनको खुश करने का, पुरस्कार देने का कार्य था। आ जाइए, अगर जिसने भी पिछोला झील नहीं देखी है वो आप यहाँ पिछोला झील देख ले। अगर आप
सर्विस लग के फिर जाओगे तो ठीक बात है, लेकिन ये पिछोला झील है। पिछोला झील में देखिए ये 2 टापू है जिसके ऊपर जो है जगनिवास, जगमंदिर ये बने हुए हैं। बाकी ये पिछोला झील है, और पिछोला झील से हमेशा आपको एक चीज याद रखना कि ये पिछोला झील जो है उदयपुर में है, और पिछोला झील का जो निर्माण है वो एक बंजारे ने करवाया था, राणा लाखा के समय करवाया था। और पिछोला झील के जो पाल है उसके ऊपर गलकी नटने का चबूतरा बना हुआ, ये अपना पिछोला झील है। इसको आप अच्छे से एक बार देख ले। तो मित्रों, ये राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में जो गुइल राजवंश चल रहा था, और जिसको अपन सिसोदिया राजवंश भी कहते हैं, उसका ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इस टॉपिक को जो कोई भी आप लोग पढ़ते हो उससे पहले वाले टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप जी जान से जो है अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। बहुत जल्दी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और बहुत जल्दी हम सब लोगों की कामना है कि आप लोग लगे अपने जीवन को उज्जवल बनाए। इस वीडियो को आप जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी पहुंचाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही कंटेंट लगातार आपके बीच लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।